Good afternoon, everyone. Sorry, good morning, everyone. हाँ भाई, पेपर कौन सा स्टार्ट हुआ है? कौन सा? कितने सेक्शन है? 3। कौन सा चल रहा है? क्या क्या बताया भाई, मुझे भी थोड़ा हंसने का मौका दो। काफी नॉलेज है भाई, चैप्टर तक सब कुछ पता है, पेज नंबर है। चलिए आगे बात करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे क्लास आप लोगों के में कंट्रोल ऑफ सलाइवा, राइट, जिसमें आप लोगों को ये बताया था कि इसका जो कंट्रोल होता है किसके थ्रू होता है? सिस्टमैटिक नर्व्स एंड पैरासिस्टमैटिक नर्व्स के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें तो इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्लास विच आर टू टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे इसमें। फर्स्ट होता है unconditioned reflex and second is conditioned reflex, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर समझिएगा। फर्स्ट है आप लोगों का अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। ये एक ऐसी क्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जब आप जैसे ही आप लोग देखो, आप लोग देखते हैं हम लोग कभी भी खाना को देखते हैं, ठीक है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी मतलब सलाइवा सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। सिर्फ देखने भर से, या अगर मैं कोई टब ले लेती हूँ तो पानी आ जाएगा मुंह में, सलाइवा का सिक्रेशन होने लगेगा। लेकिन ये कब होता है? क्या जो इन्फेंट बेबीज होते हैं उनमें होने लगता है क्या ये सब चीजें? इन्फेंट बेबीज में कभी नहीं। इन्फेंट बेबीज जो होते हैं उनमें हमेशा अगर आप लोग देखें तो उनके मुंह में सलाइवा तब आएगा जब उनके मुंह में दूध जाता है। अगर इन्फेंट बेबीज के मुंह में दूध नहीं जाएगा, जब तक कि उनका जो दूध होता है वो उनकी टंग को टच नहीं करेगा, तब तक उनके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद अगर हम लोग ऐसी क्रिया देखें, एक ऐसी प्रोसेस देखें जिसमें सलाइवा का सीक्रेशन जो है ना ऐसे फूड मटेरियल के टच करने के बाद होता हो, ठीक है ना, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक है। लेकिन अगर हमने खाना देखा, सुना, सोचा, है ना, तो या बात करते वक्त भी जनरली क्या होता है, तो हम लोग के मुंह में सलाइवा का सीक्रेशन होता है, वो कंडीशन कौन सी होती है? कंडीशन रिफ्लेक्स। आप लोग जानते हैं, पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत पहले पढ़ाया जाता है 12th तक शायद, पावलोव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पावलोव, है ना, कुत्ता वाला, एग्जैक्टली। सब जानते हैं कि पावलोव जो था उन्होंने क्या किया था, एक डॉग लिया था और एक पर्टिकुलर टाइम पर पहले घंटी बजाते थे फिर खाने को देते थे, है ना। तो उन्होंने पहले क्या देखा था कि पहले तो क्या उसके मुंह में सलाइवा नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे घंटी बजती थी उसके मुंह में सलाइवा निकलने लगा, ये देखा था ना। तो ये सब चीज उन्होंने कौन सा रिफ्लेक्स दिया था? दैट इज द कंडीशन रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि जैसे घंटी बजती थी कुत्ते के मन में वो चीज आने लगती कि हाँ अब मुझे खाना मिलने वाला है ना। तो वो चीज जो थी दैट इज द कंडीशन रिफ्लेक्स। पता है जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था इस सिद्धांत, शायद 9th में आ जाता है बहुत भी, मुझे लगता था पावलोव है ना उस कुत्ते का नाम है जिसने इस पर किया गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पता ही कैसे नाम भी होते हैं साइंटिस्ट के, भाई पावलोव। मुझे बहुत बाद में पता चला कि पावलोव उसका नाम है साइंटिस्ट का, कुत्ते का नाम तो पता ही नहीं था। खैर ठीक है, तो आप लोगों को सो क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप लोग लिखना चाहें तो लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हम लोगों के मुंह में सलाइवा का सीक्रेशन होता है कितना हो जाता होगा एक दिन में? एक दिन में कितना हो जाता होगा? 1 डेढ़ लीटर।
अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें ना, नॉर्मल डे में अगर हम लोग कितना से सलाइवा का सीक्रेशन हो जाता है, तो हो जाता है 0.5 से 1.5 लीटर एलपी। इसका किस चीज का? अरे बिल्कुल। आप लोगों की मैं ऐसे तो नहीं लेके आए सलाइवा का, तो हाँ टाइगर को लेकर आप लोगों को प्रैक्टिकल है, टाइगर का प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये ना स्टार्च का डाइजेशन जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल में है। बकायदा आप लोगों को च्युइंगम दी जाएगी, एक वो दिया जाएगा बीकर, उसमें आपको च्युइंगम चबाना है, अपना सलाइवा स्पीकर में लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस सलाइवा को आपको उसमें यूज करना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब में, फिर आयोडीन यूज कीजिए, स्टार्च डालिए, पूरा प्रैक्टिकल है आपके लिए अच्छा खासा। सबसे गंदा प्रैक्टिकल जो मुझे लगता है यही लगता है, क्योंकि एक तो बच्चे निकालते तो प्लान क्या है, मुझे लगता है खुद ही कर लो भाई, ये रखा है तुम्हारे सामने, पढ़ो और कर लो, फिर पता लग पड़ता है। पर हाँ टाइगर का है, कल आप लोगों से बात की थी ना कि किस तरीके से स्टार्च का कन्वर्ट होता है माल्टोज में, है ना, तो टाइगर तो उसको करता है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, टाइगर, राइट? चलिए लिख लिया होगा ऑप्शन, गुड। अच्छा ये तो बात रही क्लास आप लोगों की बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है? बक्कल कैविटी आगे जाकर कहाँ खुलेगी? ईसोफेगस। चलो गुड। मगर डायरेक्ट खुल जाती है क्या? आप लोग जानते हैं बक्कल कैविटी और ईसोफेगस, इसमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है ना? फेरिंग्स में एक ग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ग्लॉटिस जानते हैं आप लोग क्या होता है? ग्लॉटिस आप लोग अपना मुंह खोलिए शीशे के सामने, ठीक है? जोर से जितना बड़ा खोल सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर एक बहुत अजीब सी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखता है ना, दैट इज अ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है? इसका फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आप लोग जानते हैं हम लोग खाना भी ऐसे ही खाते हैं, और जब सांस लेते हैं मुंह, ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी पाइप और हमारा डाइजेस्टिव पाइप एक साथ ही तो जा रहे हैं, इनके बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्लॉटिस प्रेजेंट होती है, नथिंग एल्स। जब हम लोग स्वेलिंग की प्रोसेस करते हैं, मतलब कोई भी खाना निगलते हैं, उस दौरान ये ग्लॉटिस जो है ये आपके रेस्पिरेटरी पाइप पर आ जाती है, जिससे खाना है ना हमारे लंग्स की तरफ ना चला जाए। आप कभी भी नोटिस करना, जब बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, क्या कहते हैं? हंसाओ मत वरना ये खाना है ना इसमें चला जाएगा। बोलते हैं ना हंसना नहीं चाहिए, ना खांसी आने लगती है बच्चों को। क्यों आती है खांसी? क्योंकि खाना अटक जाता है, वो आपके रेस्पिरेटरी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग कभी नोटिस करना, हम कुछ स्वेलिंग करते हैं ना, निगलते हैं, उस दौरान हम लोग सांस नहीं लेते। आप सांस और खाना दोनों एक साथ नहीं कर सकते। जब आप सांस तब लोग जब चबा रहे होंगे, लेकिन जो ग्लॉटिस की जो रहती है प्रोसेस, वो या तो आप जब सांस लेते हो तब वो आपकी फूड पाइप को रखता है बंद, ठीक है, और जब आप लोग स्वेलिंग की प्रोसेस करते हो उस दौरान वो रेस्पिरेटरी पार्ट को बंद रखता है, ठीक है? तो ये तो आप लोग दिखता है, वैसे भी ऊपर पर देखते हैं तो ठीक। तो अब ये तो बात रही क्लास आपके फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग से कहां जाकर खुलता है हमारा ईसोफेगस को। ईसोफेगस कहां प्रेजेंट होता है? सिर्फ गले में, मतलब हमारे ईसोफेगस इतना अगर मैं बात करूं तो भाई मेरी गर्दन इतनी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे इसमें इतना ईसोफेगस होगा, उसमें भी यहाँ पर मेरा फेरिंग्स आ चुका होगा एंड दिस इज माय ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे जाकर किसमें खुलता है? स्टमक में। तो मेरा स्टमक में यहाँ हो गया नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें ईसोफेगस की प्रेजेंस की, तो वो आपकी नेक और आपका ये थोरैक्स वाला जो रीजन होता है इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टमक यहाँ होगा, स्टमक तो यहाँ होगा ना, तो ईसोफेगस यहाँ से लेकर पूरी फूड पाइप ना, ईसोफेगस कैसे कर जाएगा? ये पूरी पाइपलाइन चेंज हो गई थी ना, दो दिखाई तो थी। हम लंग्स जो अटैच होती है वो तो ट्रैकिया होती है बेटा, एकदम ट्रैकिया होती है, ऊपर से कुछ हो जाता होगा तो आवाज होगी लंग्स तक, वे और होती है,
हाँ ठीक है। आप देखते हैं फेरिंग्स कैसे है ना, यहाँ से ये दो पाइप जाएंगे यहाँ से, तभी तो आपकी ग्लॉटिस जो है ना वो आपकी एक को बंद करेगी एक को ओपन करेगी। ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। खैर मेरा सवाल क्या था, इसोफेगस की बात चल रही थी। हाँ भाई, तो हम प्रेजेंस की बात करें इसोफेगस की, तो इसोफेगस कहाँ प्रेजेंट होगा, आपकी नेक और थोरेक्स वाले में, क्योंकि ये आगे जाकर कहाँ होता है, स्टमक में, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि इसोफेगस की जो लेंथ होती है किस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ नेक, ठीक है। जितना लेंथ इसकी होगी नेक की उतनी ही लंबी आपकी होगी, है ना। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं इसोफेगस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। किस चीज का डाइजेशन होता है यहाँ पर इसोफेगस में? क्लास पहली बात, ये हमारा एक ऐसे एलिमेंट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका डाइजेशन नहीं होता, पहली बात, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सीक्रेट होगा। आप लोग जानते हैं इसोफेगस का काम क्या होता है, ये यहाँ पर जो आपका बोलस बनता है ना, बोलस जानते हैं, जब इसमें सलाइवा मिल जाता है हमारे फूड स्टफ में तो एक बोलस बन जाता है, 10-10 लुब्रिकेटेड जो फूड स्टफ होता है उसको सिर्फ तक पहुंचाने का काम करता है इसोफेगस। उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन रहता है वो क्या करता है, आपके फूड मटेरियल को लुब्रिकेटेड बना के रखेगा, ठीक है ना, जिससे वो पूरा रसरसा बनता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो रहा है? चलिए एक डायग्राम बना दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक बात सीखी है कि आपके इसोफेगस में कभी भी डाइजेशन इस चीज का नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का ना फैट का ना ही, ठीक है। दूसरी खास बात, इसोफेगस क्या काम करता है, मिलते हैं ना, तो एक स्टमक हमारे फूड मटेरियल को आपको बोलस को लेके जाएगा, लेकिन लेके कैसे जाएगा? बिल्कुल सही बात। इसकी जो मसल्स होती है ना, इसके इसोफेगस में जो इसकी मसल्स होती है वो टू टाइप्स की होती है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है, ये दोनों मसल्स जो है किस चीज की प्रोसेस करती है आपकी, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है,
ठीक है, जिसकी वजह से बोलस जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है और शिफ्ट होने के बाद कहां पहुंचेगा आपका एक्स्ट्रामोस्ट। ठीक है, होप सो लिखा होगा आपको, है ना। हो गया ना। चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे की तरफ चलकर कहाँ खुलेगा, स्टमक में, राइट। Why are you so laughing? क्यों रवि इतनी ऐसी क्यों हो रही है? मुझे भी थोड़ा रीजन बताएं। समझ जी? क्यों? अच्छा अच्छा, बुक खोलकर बैठोगे ना अगर, तो जो सीख पाओगे ना वो भी नहीं सीख पाओगे। नहीं नहीं खरीदो, क्योंकि पता है खरीदो, लेकिन उसको घर में स्टडी करने के लिए रखो, क्योंकि बुक तो मेरे ही सामने है। क्योंकि अगर तो पता है आप लोग क्या करोगे, इसी को भी चेक आउट करते रहोगे क्या सही है या गलत है, उससे बेटर है आप लोग फोकस इस चीज पे कीजिए कि हाँ जो भी चीज है सही है। ठीक है ना, घर पे आप चाहे तो बात कीजिएगा। क्या बताया जाएगा, चिंता ना करें आप।
यहाँ पे ये डार्क इसलिए किया गया है जिससे आप लोगों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि वैसे आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग जो करना चाहे कीजिए, नहीं करना चाहते बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। एक सेकंड में मैं आता हूँ। ये चैप्टर जो मैं आपको समझाऊंगी इसलिए वरना आपको क्लियर नहीं होगा। हाँ ड्राइंग की जल्दी है नहीं हम मुझे भी लगना चाहिए कि यहाँ तो मेरे डायग्राम खराब नहीं चलिए। हाँ भाई होप शो बना लिया होगा तो जिस स्टूडेंट्स ने, राइट। तो क्लास जब हम लोग बात करते हैं आपके स्टमक की, तो आप लोग जानते हैं स्टमक में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मैमल्स की, ठीक है। तो मैमल्स के स्टमक में जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स का बना होता है। सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है दैट इज द कार्डियक रीजन। एक कार्डियक रीजन है तो उसके अंदर ग्लैंड्स कौन सी होंगी? आपकी कार्डियक ग्लैंड होगी। उसके बाद जो मेन रीजन होता है आपके स्टमक का दैट इज द फंडिक रीजन, और फंडिक रीजन में प्रेजेंट होती है आपकी फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड के बाद जो रीजन प्रेजेंट होता है दैट इज द पाइलोरिक रीजन, ठीक है। अब पाइलोरिक रीजन में होंगी तो पाइलोरिक ग्लैंड्स, कोई परेशानी नहीं। आप लोग चाहे तो इसे नहीं भी बनाना चाहे तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ईसोफेगस दिखाइए, क्योंकि ईसोफेगस जो है आगे चलकर कहाँ खुलेगा? आपका स्टमक में। स्टमक में भी कहाँ खुलता है? कार्डियक रीजन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए समझिएगा, जहां पर ये आप लोगों को ईसोफेगस दिखाया गया है, ईसोफेगस और कार्डियक रीजन, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉल्व, वॉल्व जानते हैं सभी स्टूडेंट्स क्या होता है वॉल्व? एग्जैक्टली, ये वन वे बैरियर होता है। वन वे बैरियर से मतलब है ये सिर्फ अपने अंदर आने तो देगा, वापस रिटर्न होने का इसमें कोई चांस नहीं होता है, वॉल्व होता है। और जो वॉल्व होगा उसका नाम होता है कार्डियक वॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि ईसोफेगस और आपके कार्डियक रीजन के बीच में है ना ये वॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा? दैट इज अ कार्डियक वॉल्व, जो क्या करता है आपके जो बोलस को आगे तो आने देगा मगर आपके पीछे ईसोफेगस में नहीं जाने। समझ में आया? तो जब हम लोग बात करें आपके कार्डियक रीजन के बारे में या फिर कार्डियक ग्लैंड के बारे में बात करें हम, तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी होगी ट्यूबुलर रेस्टिमोस। कैसी होती है? ट्यूबुलर रेस्टिमोस होती है, ठीक है ना। वहीं ये जो है हमेशा किसी ना किसी आपकी, ये जो आपके गॉट बनाए गए हैं ना, ये शो करने के लिए बनाए गए हैं कि इसका जो कार्डियक ग्लैंड में जो प्रेजेंट होती है आपकी सेल्स, वो हमेशा ग्रैनुलर सेल्स होती है। तो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये ग्रैनुलर सेल्स है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे ग्रेन्स दिखाई देंगे, जबकि और किसी में मैंने ग्रैनुल नहीं बनाया हुआ है ना। तो ये जो आप लोगों को इसीलिए शो करना था कि इसमें ग्रैनुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये ग्रैनुलर सेल्स भी कॉलमनार होती है, जैसी होती है, ठीक है, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होती है। सॉरी, रेसिमोस आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ये रेसिमोस जो है एक तरीके से ऐसे मान के चलिए जैसे क्लस्टर सेल्स होती है ग्रुप में, जैसे ग्रेप्स होते हैं आप लोगों के ग्रुप में, ठीक है ना। तो इसमें भी जो ग्लैंड्स होंगी वो रेसिमोस होगी, एक गुच्छे में प्रेजेंट होगी,
ठीक है, रेसिमोस माने होता है गुच्छा, न क्लस्टर ऑफ प्लांट्स या आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जो गुच्छे में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो ट्यूबुलर रेसिमोस में प्रेजेंट हो। ठीक, अब आगे लिखिए आप लोग नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट आप लोगों का फंडिंग रीजन। जब हम लोग बात करें फंडिंग प्लांट्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं फंडिंग रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसी में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं, इसमें 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक, फर्स्ट इज chief cells and second is parietal cells। chief cells को हम एक टर्म और देते हैं, that is a zymogen cells। इसे हम एक टर्म और देते हैं, that is a central cells। ठीक है ना, आप लोग के किसी टर्म में क्वेश्चन अगर बनता है वो ये बनता है zymogen cells क्या होती है। ठीक है, चीफ सेल्स के नाम से जनरली नहीं आएगा। आप लोगों में जो डिफरेंस आता है वो भी ऐसे ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन zymogen सेल एंड parietal सेल्स। ठीक है, तो पहला बात आती है यहाँ पर जब हम बात करें आपके चीफ सेल या zymogen सेल्स या फिर सेंट्रल सेल्स के बारे में, तो ये वो सेल्स होती हैं जिनमें आपका पेप्सिन और रेनिन मिल्क के लिए और लाइपेज एंजाइम ये प्रेजेंट। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब हम बात करें पैराइटल सेल्स के बारे में, पहली बात ये पैराइटल सेल्स जो होती है जिन्हें हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज इनका तो क्या फंक्शंस आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है इनका जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन सेल्स का, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ एथिलीन। ये कभी-कभी पूछा जाता है ऑक्सीजन सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सेल्स जो होती है वो लगभग आपके कैनेफिली के फॉर्म में होती है। ठीक है, लिख लिया होगा वो सब। बना लिया? तो देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके फंडिंग रीजन के बारे में, ठीक है, तो इसमें आप लोगों में ग्रेनुअल सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है दैट इज अ कॉल्यूमर सेल्स। ठीक है, तो फंडिंग रीजन और पायलोटिक रीजन दोनों में ही कॉल्यूमर सेल्स प्रेजेंट। ठीक, अब हम बात करें अगर मैमल्स में, मतलब ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें जनरली, तो ह्यूमंस में एक साइंटिस्ट थे, मैं सिर्फ पढ़ दूं, अगर ह्यूमंस की क्लास बात की जाए तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीमाउंट। ठीक है ना, वीमाउंट, उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले स्टमक में डायलेशन के बारे में उन्होंने बताया था 1822 में।
ठीक है, लेकिन ये मैंने बात बताई है ह्यूमंस में, ठीक। लेकिन सबसे पहले जिसने बताया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्पैलेंजेनी, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि स्टमक में वो आपका डाइजेशन होता है। आप लोग जानते हैं जब भी कभी रिसर्च होती है ह्यूमंस पे डायरेक्ट नहीं होती है, मैमल्स पे तो होगी मगर ह्यूमंस पे नहीं होती डायरेक्ट। किस पर होती है? चूहे पर होती है, मंकीज पर होती है ना, लेकिन ह्यूमंस पर डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो बताया था दैट इज अ स्पैलेंजेनी, लेकिन ह्यूमंस में ये बात जिसने बताई उनका नाम था ब्यूम, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग क्लास बात कर लेते हैं आपकी चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स के बारे में। कर लिया ना। एक क्लास आप लोग जानते हैं कि जो एचसीएल सीक्रेटरी सेल्स होती है ऑब्जेक्टिव सेल्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पैराइटल सेल्स की जगह। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दिस इज द कैनाक्यूली, ठीक है ना। कैनाक्यूली और कैनाक्यूलस दोनों ही टर्म एक ही है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कैनाक्यूली और कैनाक्यूलस मतलब सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस, ठीक है। कैनाक्यूली मतलब इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव सेल्स दिख रही है, दिस इज द कैनाक्यूली, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक सिंगुलर की बात करेंगे तो क्या होगा, वो कैनाक्यूलस, ठीक है ना। ये आप लोगों को आगे जब बताया जाएगा एचसीएल के सीक्रेशन के बारे में वहां बकायदा आपको दिखाई देगा ये चीज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस यहाँ बात रही आपके फंडिंग रीजन के बारे में, मतलब फंडिंग रीजन में जो आपकी फंडिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में। आप लोग जानते हैं फंडिंग ग्लैंड आगे की तरफ जाकर किसमें खुलेंगी, पाइलोरिक रीजन में। पाइलोरिक
सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो भी आपके फंडिक रीजन की तरीके से, फंडिक ग्लैंड के तरीके से ही कैसी होती है? आपकी कॉलोनमर सेल्स होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग बात करें आपके पाइलोरिक रीजन की, ठीक है, वो आगे की तरफ जाकर किसमें खुलता है? ड्यूडेनम में खुलेगा। ठीक है, ये जो आप लोगों के सामने बनाया था ना इस तरह से, ठीक, तो आपका पाइलोरिक रीजन यहाँ खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का ड्यूडेनम। ठीक है, तो ड्यूडेनम और पाइलोरिक रीजन, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या होगा? पाइलोरिक वॉल्व। ठीक, जो क्या काम करता है? जो आपके बुल्स को आगे तक जाने तो देगा, लेकिन वापस आपके इसमें आने नहीं देगा। समझ में आया? जब हम लोग बात करें आपके पाइलोरिक रीजन के बारे में, तो इसकी जो ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है, तो जनरली वो किस चीज का सीक्रेशन करेंगी? ऑब्वियसली सी बात है, जब म्यूकस ग्लैंड है तो सीक्रेशन भी किसका होगा? म्यूकस का होगा। साथ में म्यूकस एंड पैक्सिन का सीक्रेशन करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, किस चीज का सीक्रेशन करती है? ये म्यूकस का एंड पैक्सिन का। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इन तीनों ही रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो क्या था? आपका फंडिक रीजन है ना, उसमें हमारी ऑब्जेक्टिव सेल्स की भाई ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन जो होता है एचसीएल के रीजन में ही होता है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास कल आपको जरा रीजन कीजिए।